हेलो बेटा, आज हम करेंगे अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास नकदी में अंशों के निजी विक्रय द्वारा, दूसरा है नकदी में अंशों का सार्वजनिक निर्गमन और तीसरा है नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले। यानी कि एक तो हम जो शेयर इश्यू करेंगे तो एक तो हम है निजी, यानी कि अपने ही जो जानकार हैं, रिलेटिव हैं, उनको देना। एक है पब्लिक में ऐड निकालना, पब्लिक के लिए निकालना, जारी करना। और तीसरा है कि हम किसी पैसे के बिना उसकी सर्विसेज के लिए या अन्य किसी के लिए उसको अदर किसी काम के लिए जब हम प्रोवाइड करवाते हैं शेयर्स, तो वो क्या कहलाएंगे कि नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के बदले शेयर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास है पहला है अंशों का निजी विक्रय। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के अनुसार कोई भी कंपनी निजी रूप से भी अंशों का निर्गमन कर सकती है। कभी कभी एक सार्वजनिक कंपनी के प्रवर्तक को अपने निजी साधनों एवं संपर्कों द्वारा पूंजी एकत्रित करने का विश्वास होता है कि भाई हाँ, मैं पब्लिक में इशू के बिना ही मेरी इतनी सारी जानकारी है कि मैं वहीं से पैसा इकट्ठा कर लूँगा। तो ऐसी दशा में कंपनी जनता को अपने अंश खरीदने के लिए निमंत्रण नहीं देती है, बल्कि अपने अंशों को निजी रूप से प्रवर्तकों यानी कि कंपनी को बनाने वाले, अपने मित्रों, अपने संबंधियों, उसी समूह की अन्य कंपनी के अंशधारियों, सामूहिक कोषों, अप्रवासी भारतीयों, वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम आदि को सेल कर देता है। ठीक है, लेकिन इस तरह से जो अंश इशू किए जाते हैं उनका क्या है कि अंशों के निजी विक्रय की दशा में इन अंशों को लेने वाला व्यक्ति इन अंशों को अलॉटमेंट की तिथि से कम 3 साल तक नहीं बेच सकता। इस अवधि को लॉक इन पीरियड कहा जाता है। दूसरा है स्वेट इक्विटी शेयर। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अनुसार कोई भी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स का निर्गमन कर सकती है। स्वेट क्षमता अंशों से आशय ऐसे अंशों से है जो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों और संचालकों को कटौती पर, डिस्काउंट पर या नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले, जैसे ज्ञान प्रदान करने के कारण या बौद्धिक संपत्ति अधिकार के कारण उपलब्ध कराने के बदले निर्गमित किए जाते हैं। भाई वो हमारे मैनेजमेंट में सहायता करता है तो हमने उसके लिए भाई हाँ उस मेंटली जो उसकी इंटेलिजेंस है उसका हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी दशा में इसके धारकों द्वारा इसे आवंटन के 30 वर्ष तक नहीं बेचे जाएंगे, जिसे प्रतिबंधित अवधि ये भी 3 साल तक नहीं बेचे जाते। यह बात नोट करने योग्य है कि स्वेट क्षमता अंशों को अंकित मूल्य से कम पर भी निर्गमित किया जा सकता है। बाकी किसी को भी हम जैसे हमने प्राइवेट किया था तो इसमें हम जितने के शेयर उतने पे ही करते हैं, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जिनको हम उससे कम प्राइस पर, जितना उसका प्राइस होता है उससे कम पे इशू कर सकते हैं। तो स्वेट क्षमता अंशों के निर्गमन की वही पृष्ठें बनाई जाती है जो अन्य नॉर्मल क्षमता अंशों के लिए बनाए जाते हैं। फिर है अंशों का पब्लिक में, जो मेन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मेन कॉमन है वो है पब्लिक में शेयर्स को इशू करना। तो इसमें है पहले हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, फिर एप्लीकेशन करते हैं रिसीव, फिर उसके बाद अलॉटमेंट करते हैं और फिर उसके बाद हम कॉल्स के पैसे मंगवाते हैं। तो सबसे पहले है प्रोस्पेक्टस इशू करना। तो जनता को अंश खरीदने के लिए दिए गए निमंत्रण को परिविवरण कहते हैं। जैसे हम कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे हमें फॉर्म मिलेगा और फॉर्म एक बुकलेट के साथ मिलेगा जिसमें उससे जो कॉलेज है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो वो ही क्या है प्रोस्पेक्टस, क्या कहेंगे हम उसको प्रोस्पेक्टस। ऐसे ही जब हम पब्लिक में शेयर इशू करते हैं तो हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं ताकि उसमें से फिल करके कोई भी शेयर होल्डर्स ले ले और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस के अंदर होती है। उसके बाद है आवेदन पत्र प्राप्त करना। तो देखिए चलो यहाँ पे बता देते हैं, मैंने बताया पूरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का नाम है पता, संचालकों के नाम है पते, कंपनी के उद्देश्य, निर्गमन के संबंध में जोखिम, भारतीय प्रतिभूति का विनिमय बोर्ड की स्वीकृति, कंपनी के अधिकृत और निर्गमित पूंजी और अब प्रस्तावित किए गए अंशों की संख्या, वर्तमान निर्गमन की शर्तें, निर्गमन के खुलने और बंद होने की तिथियाँ, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। उसके बाद है अलॉटमेंट। परिणाम को पढ़ने के पश्चात जनता एक निर्धारित फॉर्म पर एप्लीकेशन की राशि के साथ साथ
एप्लीकेशन का फॉर्म भेजती है और प्रति अंश आवेदन की राशि प्रयोजन में लिखी होती है कि भाई इतने रुपए का है, इतने आपको एप्लीकेशन पे देने हैं, परंतु यह निर्गमित मूल्य के 25% से कम नहीं होना चाहिए। जो हमारा एप्लीकेशन है जैसे 10 रुपये वाला है तो इसके 2.5 रुपये, यानी कि उसका जितना भी अमाउंट है आपने इशू किया उसका 25% होना चाहिए क्या एप्लीकेशन। दूसरा है अंशों का अलॉटमेंट। तो आवेदन पत्र प्राप्त करने के निर्धारित की गई अंतिम तिथि के बाद बैंक सभी आवेदन पत्रों को कंपनी के पास भेज देता है। भाई आपके सारे एप्लीकेशंस आ गए। अब डायरेक्टर्स अंशों का अलॉट करता है। भाई आपसे पैसे मिल गए, लीजिए आप ये शेयर लीजिए। तो शेयर देना क्या है, अलॉट करना। उसके बाद है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39(1) के अनुसार कोई भी कंपनी जनता को अपनी प्रतिभूतियों का आवंटन उस समय तक नहीं कर सकती जब तक कि प्रमाण में लिखी गई न्यूनतम राशि यानी कि सब्सक्राइब न कर दी गई हो। जो आपने लिख रखा है इतनी होनी चाहिए, अगर उतनी नहीं हुई है तो आप किसी को भी शेयर इशू नहीं कर सकते। और आवेदन पर देय निर्धारित राशि चेक और अन्य दस्तावेज द्वारा प्राप्त न की गई हो जिसका भुगतान हो गया है। एक नई कंपनी के लिए जो प्रथम बार अपने अंश निर्गमित करें, न्यूनतम विधान से राशि ऐसी न्यूनतम राशि से है जो संचालकों के विचार में निम्न कार्यों के लिए जरूरी होती है और काफ़ी होती है। क्या, क्रय की गई अथवा क्रय की जाने वाली संपत्ति के क्रय मूल्य चुकाने के लिए, अंशों के निर्गमन पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अभिगोपन कमीशन और दलाली चुकाने के लिए, उपरोक्त उद्देश्यों के लिए उधार दी गई संपत्ति दी गई राशि को चुकाने के लिए, कार्यशील पूंजी के लिए, व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन के लिए, किसी अन्य व्यय के लिए। तो ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो बेटा इसे आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसके बाद ही हम एंट्री कर पाएंगे तो ये आपको समझ में आएगा। ये भाई वैसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता बट क्या करें, अब क्या कंडीशन ऐसी हो गई, हम क्या करें, हालातों के आगे मजबूर। तो बेटा इसको आप अच्छे से कर लो, ठीक है, जितना करवाया जाता है उसको अच्छे से कर लो आप। थैंक यू।